गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनीता माथुर, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीए पार्ट थर्ड के ज्योग्राफी स्टूडेंट्स के लिए हम बात कर रहे थे एशिया के भूगोल की, जिसमें हमने अपनी कल की क्लास में यहाँ एग्रीकल्चर की स्थिति पे हम बात कर रहे थे, कृषि की स्थिति पे बात कर रहे थे कि किस प्रकार की फसलें यहाँ पर पैदा होती हैं। और उसमें हमने सबसे पहले बात की थी खाद्यान्न फसलों की, और खाद्यान्न फसलों में हमने सबसे पहले चावल के बारे में पढ़ा था कि उसके उत्पादन के लिए कौन सी दशाएं आवश्यक होती हैं, किस प्रकार की मिट्टी, किस प्रकार की वर्षा, कैसा धरातल, कौन सी खादें, इसको हमने डिटेल में पढ़ा था। और साथ ही साथ एशिया के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं उनके बारे में कल हमने पढ़ा था। आज हम बात करेंगे गेहूं की। देखिए, चावल के बाद गेहूं भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट खाद्य पदार्थ माना गया है, और एशिया के लोगों की अगर हम फूड हैबिट्स की बात करते हैं तो उसमें गेहूं जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध खाद्यान्न के रूप में माना जाता है। और गेहूं को क्या है, एक बैलेंस डाइट के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं और प्रोटीन भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए इसका कंजम्पशन जो है इस एरिया में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मात्रा में इसको खाया जाता है। और एशिया के एक अनुमान के अनुसार लगभग 48% पॉपुलेशन अपने भोजन में गेहूं का इस्तेमाल करती है। और एशिया में सबसे अधिक लैंड एरिया जो है उसको भी गेहूं का उत्पादन उस पे होता है, मींस बहुत बड़े एरिया पे उसका उत्पादन होता है। परंतु फ़र्क ये है कि प्रति हेक्टेयर चावल का पैदावार अधिक होता है, प्रोडक्शन अधिक होता है। उसके कंपैरिजन में प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन कम होता है। इनकी जो कंडीशंस हैं और प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो चावल में की मात्रा चावल में ज़्यादा होता है, और गेहूं में देखा जाए तो प्रति हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो कम है। तो इसके अतिरिक्त एक बात और है कि हम चावल की 3 फसलें तक प्राप्त कर सकते हैं, जबकि गेहूं की मैक्सिमम हम 2 फसलें तक प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जोग्राफिकल कंडीशंस की, या ग्रोइंग कंडीशंस, जो इसके लिए कौन सी परिस्थितियाँ, कौन सी दशाएं, कौन सी स्थितियाँ आदर्श होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तापमान की। देखिए, गेहूं का जो पौधा है वैसे तो ये बहुत अच्छी टॉलरेंस वाला पौधा पाया जाता है, माना जाता है इसको। फिर भी हम ये मानते हैं कि 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड शीत ऋतु में और 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रीष्म ऋतु में ये जो टेम्परेचर है ये इसके लिए एक आदर्श स्थिति है। इस प्रकार के तापमान में गेहूं अच्छी तरह से ग्रो करता है। परंतु सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि गेहूं को पकने के लिए लगभग 90 डेज़ ऐसे चाहिए जबकि स्काई बिल्कुल क्लियर हो, जिसको हम ये कहते हैं कि हमें मेघ रहित आसमान चाहिए, जिसमें पाला नहीं पड़ता हो या उस प्रकार की नमी की सिचुएशन नहीं हो। कारण इसमें क्या होता है कि गेहूं को बोते समय जलवायु जो है वो नम और तर होनी चाहिए, और पकते समय जलवायु गर्म, शुष्क होनी चाहिए, और साथ ही साथ बिल्कुल स्वच्छ आसमान होना चाहिए, जिससे तेज़ धूप इसके दाने पे लगे और इसका दाना अच्छे से पके। जैसे हम बात करते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु की, जिसका शीतकाल बहुत सुहावना होता है और वर्षा वाला होता है, और गर्मियाँ उष्ण और शुष्क होती हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ जो है वो गेहूं के लिए आवश्यक होती है। और आप ये देखिए कि इन परिस्थितियों के हिसाब से ही गेहूं की क्वालिटी का निर्धारण होता है। हमने बात की कि 90 डेज़ हमें कैसा चाहिए, मेघ रहित आसमान चाहिए। परंतु यदि इसके बोने के बाद बहुत कम समय बाद जब दाना बहुत छोटा होता है, तब अगर गर्मी एकदम तेज़ हो जाती है, धूप तेज़ हो जाती है, तो कई बार गेहूं का दाना अच्छी तरह से बढ़ नहीं पाता। वो गेहूं थोड़ा डार्क कलर का भी हो जाता है, थोड़ा उसका दाना जो है वो छोटा रह जाता है। तो
जब दाना इसका पूरा हो जाए उसके बाद इस प्रकार की दशाएं चाहिए। तो अगर हम मार्केट में गेहूं के बारे में सर्वे करेंगे तो हम ये देखेंगे कि बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती है गेहूं में। मोटा दाना, कंपैरेटिवली लाइट कलर का, जिसे हम सफ़ेद गेहूं भी कहते हैं, मतलब वो सफ़ेद नहीं होता है बट कंपैरेटिवली लाइट होता है। कुछ गेहूं होता है वो पतला होता है, छोटा होता है और उसका कलर कंपैरेटिवली डार्क होता है। तो ये सारी चीज़ें किससे निर्धारित होती है कि ये जहाँ पे पैदा हुआ है वहाँ की जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं वो किस प्रकार की हैं। फिर हम बात करते हैं वर्षा की। देखिए, जब हमने चावल की खेती की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि चावल की खेती के लिए बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जल में उसका जो जड़ें होती है इनिशियली वो जल में डूबी रहती है, तभी चावल पैदा हो सकता है। परंतु गेहूं में ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। हम ये मानते हैं कि 50 to 75 सेंटीमीटर्स वर्षा वाले क्षेत्र में गेहूं पैदा किया जा सकता है, और यदि किसी कारणवश इतनी भी वर्षा अवेलेबल नहीं है तो हम सिंचाई की सहायता से भी अच्छी कंडीशंस में गेहूं को पैदा कर सकते हैं। इससे क्या मतलब है कि शुष्क परिस्थितियों में भी और शुष्क खेती प्रणाली के द्वारा भी हम गेहूं का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और हम ईरान का एग्ज़ाम्पल इसके लिए बेस्ट एग्ज़ाम्पल है कि ईरान में वर्षा का जो औसत है वो कम रहता है, पर दज़ला फरात नदियों का जो क्षेत्र है वहाँ पर सिंचाई के द्वारा वहाँ पे भी गेहूं को पैदा कर लिया जाता है। तो इस प्रकार अगर स्थानीय वर्षा की मात्रा किसी भी कारण से कम है तो वहाँ पर हम दूसरे स्थान से सिंचाई के द्वारा नहरों के द्वारा जल को पहुँचाकर और वहाँ भी हम इसकी खेती कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिट्टी की। तो मिट्टी के बारे में भी गेहूं जो है इसमें बहुत टॉलरेंस है। टॉलरेंस इन द सेंस कि ये शुष्क जो रेतीली मिट्टी कहते हैं, जो कम उपजाऊ होती है, उसमें भी हम पैदा कर सकते हैं। और जो नदी घाटी के क्षेत्र होते हैं जहाँ पे हल्की चिकनी दोमट मिट्टी पाई जाती है वो तो इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। परंतु हम ये मानते हैं कि दोनों ही प्रकार की दशाओं में हम गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि जैसे यूएसए की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है, जो प्रेरीज़ का क्षेत्र है वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, वहाँ पे भी गेहूँ पैदा होता है। इसके विपरीत अगर हम फ्रांस की बात करेंगे तो वहाँ पे फ्लैंडर्स जैसे एरिया है जहाँ पे हम ये मानते हैं कि रेतीली मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पर भी हम गेहूँ के उत्पादन को प्राप्त करते हैं। तो मेरा कहने का आशय ये है कि गेहूँ का ऐसा जो पौधा है वो इस प्रकार का पौधा है कि रेतीली अवस्था में, रेतीली मिट्टी में भी पैदा हो रहा है, और चिकनी और कछारी, ये दोमट मिट्टी जो है, जो नदियों के द्वारा बिछाई जाती है, अति उत्पादक होती है, वहाँ पर भी हम गेहूं का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं लेबर की, श्रमिकों की। तो हमने जैसा कि चावल में देखा कि चावल का पौधा एक जगह लगाया जाता है, फिर वहाँ से निकाल के हम उसकी रुपाई दूसरे क्षेत्र में करते हैं। तो उस प्रक्रिया में क्या होता है कि हमें बहुत बड़ी मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु गेहूं के साथ ऐसा नहीं है। ये हम जहाँ पे इसका बीज लगाते हैं वहीं पर गेहूं पैदा होता है, और साथ ही साथ वैज्ञानिक ढंग से कृषि होने लगी है, मशीनों का प्रयोग होता है, नई नई तकनीकों का प्रयोग होता है। इस प्रकार के बीज आ गए हैं कि वो अच्छी किस्म में या कम क्षेत्र में भी अच्छा उत्पादन दे देते हैं। बहुत तरह की खादों का भी हम प्रयोग करते हैं। तो अगर हम श्रमिकों की बात करें तो चावल की तुलना में गेहूं में श्रमिकों की आवश्यकता कम होती है। सेकंड, हम फसलों का हेर फेर करके, वैज्ञानिक ढंगों का प्रयोग करके, बहुत उत्तम बीजों का प्रयोग करके, अनेक प्रकार की प्राकृतिक और रासायनिक खादों का प्रयोग करके इसकी खेती बहुत आसानी से कर सकते हैं और अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। और हम ये देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आजकल हर जगह अवेलेबल है, इसलिए इसका व्यापार भी में कोई तकलीफ़ नहीं आती, क्योंकि हम एक स्थान से
बहुत इजीली दूसरे स्थान तक, मार्केट तक, मंडियों तक गेहूं को इजीली पहुंचा देते हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर हम दोनों चीज़ों का कंपेयर करते चलते हैं, चावल का और गेहूं का। इस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी इस फॉर्मेट में कई बार आता है। तो इन दोनों के उत्पादन की परिस्थितियों में, उत्पादन की मात्रा में बहुत फ़र्क है। बस एक ही चीज़ में समानता है कि फूड हैबिट्स में एशिया में दोनों ही चीज़ों का बहुतायत से प्रयोग होता है। तो ये जो गेहूं का उत्पादन है, ये इस प्रकार से जो परिस्थितियों की बात की हमने, उन परिस्थितियों में पैदा होता है और एशिया के बड़े क्षेत्र में हमें इस प्रकार की सूटेबल परिस्थितियाँ हमें अवेलेबल है। तो अगर आप इसके उत्पादन की बात करेंगे, तो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो विश्व का 25% से ज़्यादा गेहूं जो है वो एशिया में पैदा होता है। और इसमें खासियत ये है कि एशिया के शुष्क क्षेत्र में भी इसकी कृषि होती है, नदियों के मैदानों में भी इसकी कृषि होती है, तटीय क्षेत्र में भी इसकी कृषि होती है। तो हम ये मानते हैं कि ये जो है चावल, इसका उत्पादन बहुत वास्ट एरिया में होता है। और चीन, भारत और जो साइबेरिया का क्षेत्र है, जो स्टेपी घास के क्षेत्र हैं, पाकिस्तान है, टर्की है और जापान है, ये यहाँ के मेन कंसिडर होते हैं, मेन प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इनको माना गया है। अगर हम कंपैरेटिवली ड्राई एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पर ईरान, सीरिया में भी गेहूँ पैदा होता है। इसके अतिरिक्त अधिक नमी वाले, या हम जिसे कहते हैं उष्ण आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र की बात करें, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड और कोरिया, तो यहाँ पर भी गेहूं की कृषि जो है वो की जाती है। अगर हम ये बात करें सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र से अभी हमें प्राप्त हो रहा है, उसमें हम बात करेंगे साइबेरिया की। साइबेरिया में क्या है, जो स्टेपी घास के क्षेत्र हैं वो प्राकृतिक वनों को काटकर, हटाकर उसके स्थान पे गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है, गेहूं को पैदा किया जा रहा है। तो उन क्षेत्रों में अभी क्या है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है, इसलिए बहुत सारी लैंड अवेलेबल है खेती के लिए। तो ये जो एरियाज़ हैं ये गेहूं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए इन्हें फ्यूचर स्टोर हाउस ऑफ एशिया भी कहा जाता है, क्योंकि भविष्य में यहाँ पर अच्छा उत्पादन होने के आसार हैं। हम अगर वर्तमान उत्पादन की बात करें तो चीन यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है और उत्तरी और मध्य चीन में इसका मेनली उत्पादन किया जाता है। उत्तरी चीन का मैदान मुख्य उत्पादक क्षेत्र है और विश्व में चीन का पहला स्थान है। सबसे अधिक यहाँ पर गेहूँ पैदा होता है वर्तमान समय में। और उत्तरी चीन में जो हांगफो और वीहो नदी है, वहाँ पर मेन रूप से 3 प्रकार का गेहूं का क्षेत्र है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो बसंतकालीन गेहूं का विस्तार है, वो मंगोलिया और मंचूरिया का जो सीमावर्ती भाग है चीन का, वहाँ पे पैदा होता है। फिर हम बात करते हैं शीतकालीन गेहूं की, तो वो जो हांगहो नदी के अंतर्गत जो क्षेत्र है, जिसको हम पीला मैदान के नाम से भी जानते हैं, पीत मैदान के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर शीतकाल में गेहूँ पैदा होता है। और जो लोअस मिट्टी का क्षेत्र है, वहाँ पर विंटर्स में गेहूँ की खेती की जाती है। और यहाँ पर क्या चीन में अच्छी सूटेबल क्लाइमेट, बहुत उपजाऊ मिट्टी, मध्यम वर्षा, ये सारी दशाएं होने की वजह से ये गेहूं के लिए बहुत उपयुक्त उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ पर इसीलिए अच्छी मात्रा में गेहूं पैदा होता है। और यहाँ पर यांगटीसिकियांग नदी जो है उसका जो मैदान है बहुत विस्तार में है ये मैदान, और वहीं पे सबसे ज़्यादा इसकी कृषि की जाती है। और हम ये मानते हैं, हमारे पास इसका लेटेस्ट डाटा अवेलेबल नहीं है, पर करीब 2005 की अगर हम बात करते हैं तो 861 लाख टन का उत्पादन यहाँ पर माना गया था और 2.20 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इसकी खेती की गई थी चाइना में। फिर हम बात करते हैं भारत की। तो भारत में जो गेहूँ है वो मेनली
दो क्षेत्रों में अधिक पैदा किया जाता है, जिसमें उत्तरी भारत में जो नदियों के मैदानों का समतल मैदान है नदियों के, उसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार और राजस्थान। और अगर हम पश्चिमी और दक्षिणी भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर गेहूं का उत्पादन होता है। पर भारत में इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो कई बार हमारा प्रोडक्शन उस कंजम्पशन को नहीं मीट कर पाता है, तो हम बड़ी मात्रा में गेहूं का आयात भी करते हैं। ये आयात हम कनाडा, यूएसए, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से हम इसका उत्पादन करते हैं। और हम 2005 के आंकड़ों की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे 651 लाख टन गेहूं पैदा हुआ था। और इसका जो एरिया है जहाँ पे गेहूं की खेती की जाती है वो लगभग 2.70 करोड़ हेक्टेयर के लगभग माना गया है। फिर हम बात करते हैं तीसरे प्रमुख उत्पादक की, तो वो है टर्की। और टर्की में बहुत महत्वपूर्ण है गेहूं का उत्पादन। और यहाँ पे यहाँ का इस एरिया का जो रेड टर्किश गेहूं होता है वो प्रसिद्ध होता है। और यहाँ पर जो मध्य का पठारी क्षेत्र है, टर्की के मध्य में जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर गेहूं पैदा होता है। भूमध्य सागरीय जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे भी गेहूं पैदा होता है। और ये छोटा सा देश है पर उसके कंपैरिजन में यहाँ गेहूं का अच्छा उत्पादन होता है। फिर पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में भी जो अपने भारत के पंजाब से लगता हुआ क्षेत्र है वहाँ पर सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जो प्रभाव वाला क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में गेहूं पैदा किया जाता है। मुजफ्फरगढ़, अटक, झेलम और सियालकोट, यहाँ पर अच्छी चावल की खेती की जाती है। लगभग 60% एरिया में यहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है। 60% एरिया में इसकी खेती की जाती है। फिर हम साइबेरिया के एरिया की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्टेपी के मैदान हैं वहाँ पर उनको साफ़ करके हम वहाँ पर बहुत अच्छी किस्म के गेहूँ वहाँ पे मिलते हैं, उसके बीज वहाँ तैयार किए जाते हैं और अच्छी मात्रा में वहाँ से गेहूँ का उत्पादन होता है। तो ये एशिया के वो मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पर गेहूं का प्रोडक्शन होता है। कौन सी ज्योग्राफिकल कंडीशंस उसके उत्पादन में महत्वपूर्ण है वो हमने देखा। फिर हम ये देखते हैं कि इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति क्या है। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि चीन, भारत, पाकिस्तान, जापान, यहाँ पर अच्छी मात्रा में इसका कंजम्पशन है और लोकल प्रोडक्शन से उसकी आवश्यकता पूरी नहीं होती। और इस कारण से हम यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रिया, अर्जेंटीना, ये जो देश हैं इससे हम गेहूं का आयात करते हैं अपनी स्थानीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए। तो ये जो गेहूं की फसल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट फसल है एशिया में और अच्छी मात्रा में इसका कंजम्पशन होता है, व्यापार होता है। तो ये आपका आज ये जो चैप्टर था वो ख़त्म हुआ है। और आप इसको पढ़ते समय आपको जो मेन चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये है कि साथ के साथ मैप पर भी मार्क करते जाइए कि इसका प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में इसका आंसर लिखेंगे तो साथ में मैप का विश्व वितरण को बताने के लिए मैप का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये देखते हैं कि ज्योग्राफी का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल क्या है, वो मैप ही है। और अच्छे नंबर लाने के लिए आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि किसी भी चीज़ के वितरण को हम अगर बता रहे हैं तो हमें साथ के साथ उसके मानचित्र को भी, उन सब चीज़ों को मानचित्र में भी दर्शाना चाहिए, तभी हम अच्छे मार्क्स अपने स्कोर कर पाएंगे। तो अभी तक हमारी जो 2 खाद्यान्न मेन फसलें हैं वो हमारा पूरा हो गया है। गेहूं और चावल के बारे में पढ़ा। अब आगे हम मक्का, ज्वार, बाजरा और सोयाबीन इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम व्यापारिक फसलों में आएंगे, जिसमें एशिया में मुख्य रूप से हम बात करते हैं चाय की बात करते हैं, कॉफ़ी की बात करते हैं, जूट की बात करते हैं, पर वो सारी व्यापारिक फसलें हैं, उनकी हम बाद में बात करेंगे। तो खाद्यान्न फसलों में हमने सबसे इम्पॉर्टेंट जो 2 फसलें हैं उनकी बात की। थैंक यू।